ये आंसर बुकलेट है शक्ति दुबे मैडम की, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में 2024 में। और आज हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे इंग्लिश यूपीएससी के लिए। अगर आपको भी इंग्लिश से डर लगता है और इंग्लिश मतलब ऐसी ही लगती है कि बस आप कभी सीखूंगा नहीं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसको पूरे डिटेल में देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगी वीडियो के एंड तक, मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक प्लेलिस्ट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको ये सारे ये वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, जो भी इंग्लिश ग्रामर हम टॉपिक आज लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपके लिए जो यूपीएससी बेस्ड फॉर्मेट में हम मतलब यूपीएससी वाले क्वेश्चन लेते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन हो गए। और आप रियल लाइफ यूसेज भी देखेंगे, ऐसे में आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी को, मतलब रट्टा तो नहीं, सिर्फ रियल यूज़ ऑफ ग्रामर जैसे आपको मैं समझाऊँगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्या है। सो देखिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि आप कोई वर्ब लेते हैं और उसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है या जो एडवर्ब, जो भी चीज़ें आती है, उसके बाद मतलब जो वर्ब है उसके बाद क्या वो लगाना ज़रूरी है, क्या ऐसे ही इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर है ही डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, ये बड़ा है, हम बोलते हैं ना मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ टॉपिक के बारे में, लेकिन डिस्कस के बाद अबाउट कभी नहीं आता, ही डिस्कस द टॉपिक आता है। फिर है दे रिच टू द वेन्यू, मतलब वो पहुँचे वेन्यू में जो भी जगह है, लेकिन उसके रिच के बाद टू कभी आता ही नहीं है, राइट। तो उसका इसलिए मतलब है कि जो रिच है वो एक वर्ब ऐसा है जो ना प्रीपोजिशन लेता है, कुछ भी नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, जिसके बारे में बात हुई है। फिर ही इन्जॉयज टू रीड न्यूज़पेपर, अब इन्जॉय ऐसा वर्ब है जो लेता है डायरेक्ट जेरेंट यानी आईएनजी फॉर्म। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं सब में पहले इंट्रोडक्शन। देखिए वर्ब पैटर्न्स बोलते हैं इसे, जो ऐसे वर्ब होते हैं नेचुरली जो फॉलो होते हैं प्रीपोजिशन, यानी वर्ब होगा फिर उसके बाद प्रीपोजिशन होगा या फिर उसके बाद इन्फिनिटी होगा या जेरेंट होगा या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिसकी भी बात करें। जैसे हम दे रिच दी वेन्यू बोले थे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। सो मिसिंग दीज इज़ वन ऑफ द कॉमन एरर्स इन यूपीएससी आंसर राइटिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर को भी ये सारी चीज़ें पता होगी, बहुत छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी गलती से गलती होगी तो मसला हो जाएगा। सो वर्ब दैट ऑलवेज टेक अ प्रीपोजिशन, तो ऐसे वर्ब्स जो हमेशा, वर्ब क्या होते हैं जिससे काम होता है, जैसे हम पढ़े थे ना गो, कम, ये सारे क्या है वर्ब है। तो इसके बाद क्या हमें प्रीपोजिशन लगाना है, यानी प्रीपोजिशन जैसे हमने पढ़ा होगा ऑन, एट, इन, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो क्या ये वर्ब के बाद लगेंगे या नहीं, वो वाला ये सेक्शन है स्लाइड पर, मैं वही बताऊँगा। सो क्या है, वर्ब्स रिक्वायर्स ओके प्रीपोजिशन टू मेक सेंस, जैसे ही हमें कुछ बोलना है तो वर्ब के साथ यहाँ प्रीपोजिशन लगना ज़रूरी है। जैसे डिपेंड वर्ब है तो उसके साथ ऑन होता है, बिलीव है तो उसके बाद इन होता है, सक्सीड है तो इसके बाद इन होता है, एग्री के साथ विथ होता है, अप्लाई के साथ फॉर, डील के साथ विथ, होप के साथ फॉर, कंप्लेन के बाद अबाउट, थिंक के बाद अबाउट और रिलाई के बाद ऑन। ये ऐसे वर्ब है, ये जो पहले वाले है, ये जो वर्ब है इसके साथ हमेशा आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन ज़रूर दिखेगा। तो ये वर्ड आप याद रख ले, इसे आपको रट्टा मारना ही होगा, वरना अगर ये वर्ब याद है आपको, डिपेंड वैसे बहुत जनरल है, कॉमन है, आपको ये सारी चीज़ें याद होगी मेरे हिसाब से। सो अब इसके एग्जांपल वर्ड देख लेते हैं। आई डिपेंड ऑन माई मेंटर्स फॉर गाइडेंस, देखिए आई डिपेंड, मैं किस पर निर्भर करता हूँ, मेंटर्स पर, किसके लिए, गाइडेंस के लिए। सो डिपेंड के साथ हमेशा आएगा ऑन। अभी आई के साथ डिपेंड क्यों आया, ये मैंने आपको वीडियो के सीरीज़ में बताया है। जब भी आई आता है तो हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म जो डिपेंड है। तो इस तरीके से शी बिलीव्स, अभी एस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने आपको ये बताया। तो वीडियो की सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना, पहले से देखना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो देखिए, शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन, तो किस में भरोसा रखती है, पावर ऑफ एजुकेशन। सो बिलीव के साथ इन। दे सक्सीडेड इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स, सो क्या है, सक्सीड हुए मतलब वो कामयाब हुए किसमें, प्रीलिम्स क्लियर करने में। अब ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके साथ आता है वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं हम। तो ये हो गया हमारा जेरेंट, राइट। सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक लग गए हमारे। एक तो हमारा है सक्सीड के साथ ये वर्ब है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, और अगर प्रीपोजिशन आया और हमें उसके साथ कोई वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए जो क्लियरिंग है, राइट। ये भी आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है। वी एग्रीड विद द कमिटीज़ डिसीजन, मतलब ये कमिटीज़ यानी कमिटी का डिसीजन। सो हम क्या किए, हमें निर्णय से मतलब जो निर्णय है हम उससे सहमत है, कमिटी का जो डिसीजन है। तो एग्री के साथ हमेशा विद। ही अप्लाइड फॉर द जॉब लास्ट ईयर, फॉर द एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम लास्ट ईयर, तो उसने पिछले साल आवेदन किया था यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो ये था, आपको क्या याद रखना है, वर्ब जो प्रीपोजिशन आते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन आता है ऊपर के स्लाइड में,
आप देख सकते हैं। अब ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। वर्ब्स आर कंप्लीट विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डू नॉट नीड अ प्रीपोजिशन। ओके, मतलब या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर प्रीपोजिशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे डिस्कस है, रिक्वेस्ट है, इंटर, रीच, ऑर्डर, टेल, अपोज, अटैक, रिसेंबल, डिमांड, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं लेते, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना आई विल टेल यू, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट है और टेल हमारा ये वर्ब हो गया। तो आई विल टेल टू यू ऐसा नहीं बोलेंगे आप, डायरेक्ट टेल यू, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेट्स डिस्कस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो डिस्कस अबाउट नहीं बोलना है, कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट जिसकी बात हो रही है यानी एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से लेट्स डिस्कस द एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। सर उसके बाद देखिए ही रिक्वेस्टेड अ डे ऑफ फॉर द एग्ज़ाम, तो उसने रिक्वेस्ट किया किसके लिए, एक दिन की छुट्टी के लिए, डे ऑफ यानी छुट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट के बाद डायरेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है। दे इंटर द एग्जामिनेशन हॉल क्वाइटली, तो वो क्या है, खामोशी से एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हुए। तो इंटर के बाद भी डायरेक्ट जिसकी बात हो रही है, जो एग्जामिनेशन हॉल है या रूम है या इंटरव्यू का पैनल है, इंटरव्यू रूम जो होता है, तो आपको डायरेक्ट वही बोलना है। आई इंटर टू, आई इंटर नहीं बोलना, आई इंटर टू नहीं बोलना है, आई इंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल। वी रीच द वेन्यू एट 9 AM, तो हम क्या हुए, पहुँच गए, कहाँ पर पहुँचे, जो भी जगह थी 9 बजे वहाँ पहुँच गए। शी ऑर्डर्ड लंच फॉर एवरीवन, सो उसने ऑर्डर किया लंच फॉर एवरीवन। तो ऑर्डर भी एक ऐसा वर्ड है, वर्ब है जो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब्स दैट टेक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे टू गो, टू कम, टू वॉक, इस तरीके से हम इन्फिनेटिव से बना देते, टू लगा देते हैं सिर्फ वर्ब के साथ। सो डिसाइड टू, प्लान टू, होप टू, रिफ्यूज टू, एग्री टू, वांट टू, एम टू, प्रिपेयर टू, फेल टू, ट्राई टू। तो जब भी आपको डिसाइड बोलना है उसके साथ अगर कोई वर्ब बोलना है तो हमेशा उसके साथ टू आएगा। आई डिसाइड कमिंग हेयर नहीं बोल सकते, आई डिसाइडेड टू कम हेयर, आई डिसाइड टू कम हेयर ऐसा बोलना। ऐसा एग्जाम्पल सेंटेंस है, वैसे ये वर्ड आप देख सकते हैं और इसे याद रखना है आपको, ताकि आपको आगे की स्लाइड समझने में आसानी हो। पॉज करें और थोड़ा सा रट्टा मारने की कोशिश करें यहाँ पे, राइट। वर्ब्स दैट टेक इन्फिनिटिव वही है। आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर, देखिए टू प्रिपेयर जो दिख रहा है और ये डिसाइड वर्ब है, तो हमेशा इसके साथ टू रहेगा। ये चाहे आप पास्ट में बोलो, प्रेजेंट, आई एम डिसाइडिंग टू प्रिपेयर, आई डिसाइडेड टू प्रेयर, आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर, ऐसा कुछ भी हो, इसके साथ डिसाइड के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विदाउट कोचिंग, मैंने तैयारी करने की मतलब डिसाइड किया बिना कोचिंग के। शी प्लान्स टू रिवाइज ऑल एनसीईआरटीज़, तो उसने प्लान किया एनसीईआरटी। अभी ये प्लान्स क्यों आया मैंने आपको वीडियो सीरीज़ में बताई है, प्लेलिस्ट में देखे, बड़ा मज़ा आएगा आपको और ये सारी चीज़ें यूँ ही समझ में आ जाएगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वी होप टू क्लियर द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में क्या हो जाए, पास हो जाए। ही रिफ्यूज़, अब रिफ्यूज़ भी एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा टू लीव यानी वो इन्फिनिटिव लेता है। ही रिफ्यूज़ टू लीव द इंटरव्यू, तो उसने इंटरव्यू से जाने से मना कर दिया, मतलब छोड़ने से, मतलब जा रहा है तो रिफ्यूज़, इंटरव्यू में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि अब मैं नहीं जाऊँगा, इस तरीके से। दे एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन एसेवरिटी, सो वो एग्री हुए हेल्प करने के लिए एक वजह से। दे एग्रीड विथ हेल्प ईच अदर ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था विथ, एग्री के साथ विथ भी आता है, वो अलग सेंस है, ये अलग सेंस है, राइट। सो ये था। अब देखते हैं आगे के स्लाइड में क्या है। वर्ब दैट टेक जेरेंट, जेरेंट क्या होता है हमारा, आईएनजी फॉर्म। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा, जैसे गो है तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, तो इसी हम जेरेंट कहते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ब है जो जेरेंट लेते हैं यानी आईएनजी फॉर्म लेते हैं। एंजॉय के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, आई एंजॉय गोइंग देयर, इस तरीके से। अवॉइड के साथ, रिकमेंड के साथ, कंसिडर के साथ, एडमिट, सजेस्ट, प्रैक्टिस, रिस्क, डिले, इमेजिन, इन सब के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा इसके बाद। तो देखिए शी एंजॉयस रीडिंग एडिटोरियल्स डेली, तो वो पढ़ने का क्या एंजॉय करती है, पढ़ना, कहाँ पे, एडिटोरियल पढ़ना, जो डेली एडिटोरियल आते हैं वो पढ़ना। अवॉइड मेकिंग सिली ग्रामर मिस्टेक्स, तो क्या करना है, अवॉइड मेकिंग यानी मतलब बंद करना, अवॉइड करो, नज़रअंदाज करो व्याकरण में गलतियाँ करना, जो सिली मिस्टेक होती है, मूर्ख और सिली मिस्टेक जिसे कहेंगे हम, बेवकूफ़ वाली, बच्चों वाली, राइट, तो वो करने से बचे। आई रिकमेंड प्रैक्टिसिंग, देखिए प्रैक्टिस आया, रिकमेंड आया तो हमें प्रैक्टिसिंग बोलना पड़ेगा। आई रिकमेंड टू प्रैक्टिस नहीं, आई रिकमेंड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, राइट। तो मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सलाह देता हूँ या सिफारिश करता हूँ, जो भी है। ही एडमिटेड चीटिंग इन द मॉक टेस्ट, तो उसने एडमिट किया चीटिंग करने के लिए, करना मॉक टेस्ट में। तो मैंने आपको पहले भी जेरेंट में पढ़ाया हूँ अच्छे से क्यों ऐसा। दे कंसिडर ज्वाइनिंग अ डेली न्यूज़ एनालिसिस, सो वो कंसिडर करते हैं, सोचते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस क्लास के बारे में। फिर इसके बाद है
verb first, okay, verbs followed directly by objects, so no preposition, right? सो ऑब्जेक्ट लगेगा डायरेक्ट वर्ब के बाद, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, राइट? सो दे सेड गिव, टेल, शो, सेंड, ऑफर, ब्रिंग, ऑफर, ओके, ऑफर डबल नहीं हो, सजेस्ट, टीच, इन्फॉर्म वगैरह, तो इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए आप, द टीचर गिव नोट्स, नोट्स ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, द टीचर गिव नोट्स टू ऑल स्टूडेंट्स, ही टोल्ड द ट्रूथ इन द इंटरव्यू, उसने सच कहा इंटरव्यू में, दे सेंड द आंसर शीट बाय पोस्ट, तो उसने आंसर शीट भेजे पोस्ट से, शी ऑफर्ड हेल्प, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शी, उसके बाद जिसके बारे में, जिसके ऊपर भी काम होगा वो डायरेक्ट बोलना है, उसने हेल्प की ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन के दौरान, ही सजेस्टेड अ स्मार्ट स्टडी प्लान, उसने स्मार्ट स्टडी प्लान सजेस्ट किया। अब देखिए हमारा जो आंसर बुकलेट में एक पॉइंट था, प्रोवाइड फॉर आर्टिकल 238 कुछ तो भी है वहाँ पर, और वो प्रोवाइड्स फॉर लिखे थे शक्ति मैम ने, तो क्या वो सही है या नहीं? तो देखिए डायरेक्टली नो, लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम है, मतलब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है जो मैं आपको बताऊँगा, जो सही भी है यूज़ करना, provides for, provide के साथ for. So the verb provide is not typically followed by for when a direct object thing being given comes first. So जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले लगाना पड़ेगा, फिर for लगाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। So देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो provide आएगा, फिर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा, जो भी चीज़ के बारे में आप बोल रहे कि मैं जैसे आई वॉक ऑन द स्ट्रीट, सो ऑन द स्ट्रीट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जिस पे काम होता है, राइट, वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर टू, फिर आएगा पर्सन, जैसे गिव समथिंग टू समवन, कोई चीज़ आप दे रहे किसी को तब बोलना है। द टीचर प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया, नोट्स टू द स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से डायरेक्ट बोल नहीं सकते आप प्रोवाइड फॉर। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोवाइड के साथ कोई पर्सन विथ ऑब्जेक्ट, जैसे प्रोवाइड समवन विथ समथिंग, कि किसी को कुछ चीज़ देना, जैसे द टीचर प्रोवाइडेड द स्टूडेंट विथ नोट्स, तो टीचर ने क्या किया, प्रोवाइड किया स्टूडेंट को क्या, नोट्स, तो ये भी एक एक्स्ट्रा का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ही प्रोवाइडेड फॉर द सोल्यूशन, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? देखिए कब अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, पैसों वाली सपोर्ट कर रहा है, तब आप बोल सकते हैं प्रोवाइडेड फॉर बोल सकते हैं, वो भी आगे मैं बताऊंगा। ही प्रोवाइडेड द सोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर ही प्रोवाइडेड द सोल्यूशन टू द कमिटीज, इस तरीके से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद किसको दिया जा रहा है ये बोलना पड़ेगा आपको। देखिए अब प्रोवाइड फॉर क्या है, एक डिफरेंट, मतलब इसकी मीनिंग है किसी के क्या करना, फाइनेंशियली पैसों से मदद करना, उसके लिए प्रोवाइड फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, मतलब वो बहुत मेहनत करता है फैमिली की देखभाल के लिए, पैसों वाली देखभाल, मतलब जो इकोनॉमिकली हम मदद करते हैं फैमिली की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, प्रोवाइड्स फॉर अगर हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोविजन में, प्रपोज अ लीगल मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, तो प्रोवाइड्स फॉर वहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यानी शक्ति दुबे मैडम ने कोई गलती नहीं की, और हमें यहाँ गलती निकालने की नहीं है, हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए। तो लीगल में, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में आप प्रोवाइड फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू अलाउ द पॉसिबिलिटी और मेक फॉर्मल प्रोविजन फॉर समथिंग इन लॉ और पॉलिसी, सो वहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा था 263 प्रोवाइड्स फॉर, सो ये बिल्कुल करेक्ट है, नॉट प्रोवाइडिंग थिंग टू समवन, राइट, कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, फॉर्मल प्रोविजन बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रोवाइड फॉर क्या है, लीगल, फॉर्मल, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोवाइड फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिया हूँ मैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, आर्टिकल 284 प्रोवाइड्स फॉर, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये, क्योंकि लीगल एक तरह से है ये। सो रिमाइंडर है, डोंट यूज़ प्रोवाइड फॉर इन फॉर्मल जनरल यूज़, लाइक इनफॉर्मल और जनरल यूज़ में आपको प्रोवाइड फॉर का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे द टीचर प्रोवाइड्स फॉर नोट्स, नहीं, द टीचर प्रोवाइड्स नोट्स, इस तरीके से बोलना है। सो ये रहे आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और इसे पढ़े, और आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं देखें, कमेंट में लिख सकते हैं आप आपके आंसर। मैं भी अगले स्लाइड पे जा रहा हूँ, इसके आंसर्स लिखे हुए पूरे। तो ये रहे आपके आंसर्स, देखिए आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट अगर कोई डाउट है तो कर सकते हैं, सुपर चैट अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आया, या PDF वगैरह जो भी चीज़ें आने वाली है फ्यूचर में, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मतलब UPSC टॉपर की तरह हमें इंग्लिश लिखना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।